अमेरिका में 52% लोग इंश्योरेंस करा चुके हैं, जबकि इंडिया में यह संख्या 3 से 5% ही है। वजह क्या है? कि सही जानकारी का अभाव। दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे इन्वेस्टमेंट और सेविंग को लेके बात करना चाहता हूं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कौन से प्रोजेक्ट हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सही हैं और किन प्रोजेक्ट्स में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकतर लोग पैसे को जहां इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एफडी कराते हैं और वहां पे सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं जहां पर लोग समझते हैं कि उनका पैसा सेफ है। और दूसरा जो तरीका है, लोग डाकखाने में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन दोनों ही प्लेसेस पे हमारा पैसा सेफ है और सभी लोग ज़्यादातर इन्हीं दो जगह पे अपना पैसा सेफ समझते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या हमारा पैसा वहाँ पे सेफ तरीके से इतना ज़्यादा ग्रो करता है जितना कि करना चाहिए। आरबीआई के अनुसार अगर किसी बैंक में कोई आपत्ति आती है और वह बैंक बंद हो जाता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट जिन भी लोगों ने कर रखा है, वह 5 लाख से ज़्यादा जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, उनका सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही पैसा सिक्योर है। उनको सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही पैसा रिटर्न हो पाएगा। अब बात करते हैं कि क्या डाकखाने और बैंक में हमारा पैसा ज़्यादा ग्रो करता है। इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे कई तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट को लेके लोग कई तरह के अच्छे अच्छे रिटर्न देने का वादा करते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है उनका कोई बेस नहीं है, उनका कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो कब शुरू होंगे और कब ख़त्म होंगे। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट 3 से 5 साल के अंदर और अधिकतर कॉन्सेप्ट 6 महीने से 1 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। ऐसे प्रोजेक्टों में हम किसी न किसी अपने खास जानकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें ऐसे प्रोजेक्टों में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम अपना पैसा ग्रो करने के लिए जब बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी के रूप में। जैसे कि आप जानते हैं, बैंक ज़्यादातर 5 साल से ज़्यादा की एफडी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि महंगाई के अनुसार इंटरेस्ट रेट बदल जाते हैं, इसलिए वो कम समय के लिए ही एफडी करते हैं। और एफडी के रूप में जब आपका पैसा रिटर्न होता है, तो वहाँ पर आपको टीडीएस इंटरेस्ट काट के ही आपको प्रॉफिट दिया जाता है, यानी कि आपको एफडी का पूरा पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। इसी प्रकार से लोग डाकखाने में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ पे पैसा सेफ है। लेकिन इन दोनों ही प्रोजेक्ट के अलावा ऐसा भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के अलावा और कई तरह के लाभ मिलते हैं, और मैं समझता हूँ उस सेक्टर को आपको अच्छे से समझना चाहिए। वह सेक्टर जिसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वह सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। आज इंडिया में 3 ऐसी फाइनेंशियल बॉडी हैं जो स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रही हैं। जैसे आरबीआई के अंडर में सभी बैंक आते हैं, यह एक रेगुलेटर है। तो बैंकिंग सेक्टर आज इंडिया में फाइनेंशियल तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग भी है। और दूसरा सेक्टर है जो सेबी के अंडर में आता है, जहाँ पर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं। तो यह सेक्टर भी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है और यह भी इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार लीगल और सेफ पैसा ज़्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर है। इसके अलावा जो एक सेक्टर आता है जो आईआरडीए के अंडर में आता है, वह है इंश्योरेंस सेक्टर। यह बॉडी भी हमारे इंडिया में बहुत ही पावरफुल तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग काम कर रही है, और जहां लोगों का पैसा न सिर्फ ग्रो कर रहा है बल्कि उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है और उनकी कई तरह की इन्वेस्टमेंट कई तरीके से उनके लिए लाभकारी होती है। अब जैसे कि आपने सुना कि मैंने आपसे सेबी के बारे में जिक्र किया, जहां पर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर जिन लोगों को जानकारी है उन्हीं लोगों को एंटर करना चाहिए। किसी के बहकावे या कहने में आके अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और ऐसी लीगल और अच्छी जगह होने के बावजूद भी लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, क्योंकि उनको उस सेक्टर का अनुभव नहीं है।
जिन लोगों को कई कई साल का अनुभव हो चुका है, उन्होंने कई तरह के लॉसेस किए हैं, तब जाके उनको अपने अनुभव से अपने पैसों को कैसे ग्रो किया जाए वह सीखा है। जो लोग शेयर मार्केट में सीखने के लिए ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, उनको इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आईआरडीए के बारे में। आईआरडीए इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है जो कि फाइनेंशियली काम करता है लोगों के लिए, इंश्योरेंस के लिए। इस इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडीए के अंडर में 23 कंपनियां आती हैं जो लोगों का इंश्योरेंस करती हैं, और कुछ जनरल इंश्योरेंस भी आते हैं इसमें, और हेल्थ इंश्योरेंस भी आते हैं। इस सेक्टर में लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी हेल्थ को लेके, अपने पेंशन प्लान को लेके, अपने सेविंग प्लान को लेके, बच्चे के चाइल्ड के करियर प्लान को लेके, उनकी शादी प्लान को लेके। तो वहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर आप सभी का पैसा बहुत ही ज़्यादा सेफ है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आईआरडीए के अंडर में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें टाटा एआईए कंपनी जो काम करती है, वह एक पावरफुल अच्छा ब्रांड है। जो कि आप जानते हैं टाटा हमारे इंडिया में 150 साल पुराना ब्रांड है, और जो कि सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी अपनी खुद की 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं, और 100 से ज़्यादा देशों में यह कंपनी टाटा व्यापार करती है। और एआईए का अनुभव कम से कम 100 साल से ज़्यादा का है। दोनों का अनुभव की बात करें तो 250 साल का अनुभव है। अगर आप यहाँ पे पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका न केवल आपका पैसा सेफ है, 100% वैल्यू के साथ आपको रिटर्न मिलता है। जैसे कि टाटा की 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं। टाटा की बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो सेबी से लिस्टेड है, जिनके मार्केट में शेयर है। आप उनके शेयर भी सेल बाय कर सकते हैं। और एआईए के साथ जो उनका टाई अप है टाटा का, एआईए इंश्योरेंस सेक्टर में 100 साल पुराना ब्रांड है। आप विश्वास के साथ इस सिस्टम के साथ अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं और अपने पैसे का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। टाटा एआईए सन 2001 से लेके सक्सेसफुली काम कर रहा है, और जिसका क्लेम रेशियो 99.06 से ज़्यादा का है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप टाटा एआईए में किस तरह की पॉलिसी लेकर आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए लाभ ले सकते हैं। टाटा एआईए में इन्वेस्टमेंट को लेके मैं आपसे सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपके कुछ शॉर्ट प्लान हैं, जैसे कि कोई इमरजेंसी आ गई, उसके लिए आप एक अपना फंड अलग से बनाएं, जो इमरजेंसी के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सेलिब्रेशन के लिए, जैसे कि बर्थडे विशेष पार्टी या फिर कोई मैरिज के लिए आप कोई फंड इकट्ठा कर सकते हैं, वह उस टाइम पे उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई अन्य जो घरेलू खर्चे हैं, वह आप रूटीन में उनका अलग से बजट बनाकर रूटीन में वो सेविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं जो लॉन्ग टर्म के लिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट है लंबे समय के लिए, वह आप इंश्योरेंस के रूप में ही करें। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है, जैसे कि आप बच्चों की शादी करना चाहते हैं, आपके बच्चों की एज अभी 3, 5, 7 साल है, और आप 15 से 20 साल के अंदर एक अच्छा अमाउंट लेना चाहते हैं, तो आज से ही आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। और एक साथ पैसा आप इकट्ठा ले सकते हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और शादी के समय पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप बच्चों के कैरियर को लेके, आपको पता है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छे कैरियर में डालना चाहते हैं, डॉक्टरी या इंजीनियरिंग या कोई अन्य प्रोफेशन में डालना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको एक अच्छे अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी शुरुआत आज से ही आप करें। 10 से 15-20 सालों के अंदर वह अमाउंट एक अच्छा अमाउंट हो जाएगा, तब आपको बच्चे के कैरियर के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। और किस तरह की सेविंग अभी से करना शुरू करें, जैसे कि एक एज तक हम काम कर पाते हैं, हमारी कार्य की एबिलिटी एक उम्र तक ही काम करने की रहती है। उसके बाद हमारे पास में काम करने की एबिलिटी वीक हो जाती है, और हम काम करने लायक नहीं रहते हैं। तो पेंशन का प्लान हम आज से ही शुरुआत करें, ताकि आप जब उस स्थिति में काम करने लायक ना रहें, तो आप एक फंड जमा कर रहे हैं अपने इंश्योरेंस सेक्टर में, और वहाँ पर जब आपको अमाउंट मिलेगा एज ए किस्तों में आप ले सकते हैं। आप किस्तों में मंथली रूप में ले सकते हैं, एनुअली आप ले सकते हैं, या अगर आप इस तरह का फंड चाहते हैं
जो लमसम एक ही बार में आपको मिल जाए, तो रिटायरमेंट के बाद में आपको वह मिल जाएगा। और पेंशन के लिए सभी लोगों को प्लान इसलिए भी करना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब्स जो कि बहुत कम मिल पाती हैं, और बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर में भी पेंशन ख़त्म हो चुकी है। तो इसका प्लान सभी लोगों को अपनी उम्र रहते कर लेना चाहिए। बहुत से लोग जानते हैं कि बुढ़ापा पेंशन तो मिलेगी ही, तो आप सभी जानते हैं कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से बुढ़ापा पेंशन नहीं बढ़ रही है। और आपने अगर समय रहते अन्य पेंशन प्लान का प्लान नहीं किया, तो आने वाले समय में जो आपके कुछ खर्चे एडिशनल हो जाएंगे, वहाँ पर आप अपने बुढ़ापा पेंशन से काम नहीं चला पाएंगे। तो आपको एक अलग से फंड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मंथली बेसिस पे आपको एक्सपेंस चाहिए होंगे। और कुछ लोग बच्चों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी सेवा करेंगे। सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन कई बार वो अपने बजट को लेके इतने चिंतित रहते हैं कि वो अपने माता पिता के लिए समय और पैसा अलग से निकाल पाए, ऐसा बड़ा मुश्किल से हो पाता है। बैंकों के बारे में आपसे एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं, आज से 15-20 साल पहले 9-10 रुपये ईयरली का इंटरेस्ट रेट हुआ करता था बैंकों में। लोग एफडी में जो इन्वेस्टमेंट करते थे, उनको साल का 9 से 10% रिटर्न मिलता था। लेकिन आज की बात करें, 6 से 7% रिटर्न की हमारे को मिलता है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, आज से 9-10 साल के बाद शायद हो सकता है यह इंटरेस्ट रेट 3 या 2% ही रह जाए। जबकि आप शायद नहीं जानते हैं, कुछ अन्य देशों के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़ीरो है, यानी कि आप पैसा बैंक में रख सकते हैं लेकिन आपको उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन जापान और एक अन्य देश में जब आप पैसा बैंकों के अंदर रखते हैं, तो आपको माइनस इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, यानी कि बैंक में रखने का भी आपको पैसा देना पड़ता है। तो आप इंडिया में भी ऐसा ही समझे, आने वाले कुछ सालों के बाद शायद आप बैंक से पैसा इंटरेस्ट के रूप में नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप टाटा AIA में बीमा कराते हैं, तो आज जो आपको बताया जाता है कि आने वाले 20 साल के बाद एज ए मनी बैक के रूप में आप ले सकते हैं, पेंशन के रूप में आप ले सकते हैं, आप इकट्ठा फंड ले सकते हैं। आने वाले समय में जो आपकी पॉलिसी जो मैच्योरिटी टाइम होगा, उसके अनुसार आपको वह पैसा बॉन्ड में लिखा हुआ मिलेगा। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, और वह आपको जो लिखा हुआ है एज इट इज़ मिलेगा। तो उसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो आज से जो डिसाइड हो चुका है, 20 साल बाद 25 साल बाद जो भी आपको मिलेगा, 10 या 12 साल के बाद आप मनी बैक लेते हैं उसमें भी, और पेंशन के रूप में भी जो पैसा आप लेते हैं उसमें भी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इससे जैसे कि आप बैंक में जो अमाउंट इंटरेस्ट रेट घट सकता है, इसमें आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जो बॉन्ड पे आज लिख दिया गया है, वह आप आने वाले समय में बिना कोई इंटरेस्ट रेट कटे आप पैसा एज इट इज़ बिना कोई टैक्स के पॉलिसी में जो लिखा हुआ वह ले पाएंगे। और किस तरह की पॉलिसी आप ले सकते हैं, इसमें आप टर्म प्लान ले सकते हैं, जो कि आप किस्त पे करते हैं। आप 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ या इससे भी ज़्यादा का टर्म प्लान ले सकते हैं। इसमें होता ऐसे है कि आप किस्त पे करते हैं, बट जितने भी साल के लिए आप वह प्लान लेते हैं, 20 साल के लिए, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए या उससे भी अधिक, तो उस प्लान के अंदर अगर आपको कुछ हो जाता है तो ही आपको पैसा आपके नॉमिनी को मिलता है, लेकिन आपकी उसमें किस्तें रिटर्न नहीं होती हैं, आपको मैच्योरिटी टाइम पे कुछ नहीं मिलता है। कुछ टर्म प्लान में आप अपनी किस्तें वापस ले सकते हैं, भगवान ना करे आपको कभी कुछ होता है। और जितना जो टर्म प्लान था, जितना भी टाइम पीरियड था, उस 40 या 50 साल का जो आपका प्लान था, उसमें आपको कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद आप अपनी किस्तें जो भी आपने पे की है उस पॉलिसी के लिए, वह किस्तें आपको रिटर्न मिलती हैं, उसमें आपको अन्य कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। कुछ टर्म प्लान में आप राइडर ऐड करते हैं, तो आपको कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। उन टर्म प्लान्स में आप जैसे कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस है,
एक्सीडेंटल राइडर आप उसमें यूज़ करते हैं तो एक्सीडेंटल के दौरान अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, किसी की मृत्यु होती है, तो आपको न केवल 1 करोड़ रुपया मिलता है बिकॉज कि एक्सीडेंट की वजह से वह मृत्यु हुई है, तो आपको 2 करोड़ मिलते हैं। और किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी आपकी बॉडी को हो जाती है, यानी आप कमाने लायक नहीं रहते हैं, उस दौरान भी आपको 1 करोड़ रुपया मिलता है। और डेथ के बाद जब भी आप कभी मृत्यु होती है उसके बाद 1 करोड़ रुपया और मिल जाता है। और क्रिटिकल इलनेस का भी उसमें राइडर लगता है। अगर डॉक्टर किसी भी प्रकार की क्रिटिकल इलनेस घोषित कर देते हैं तो भी आपको उसी तरह से आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाता है। या आपको जो हॉस्पिटल केयर है उसका खर्चा मिलता है, उस तरह का राइडर आपको मिलता है। किसी भी इंश्योरेंस में आपकी किस्तें कम या ज़्यादा आपके एज के हिसाब से हो सकती है। अगर आपकी एज 18 से 20 साल है तो आपकी किस्तें कम रुपीज़ में पे हो सकती है, लेकिन अगर आपकी एज 40-45 या इससे ज़्यादा है तो कुछ पॉलिसीज़ में 45 तक अलाउड है, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ में आप 45 के ऊपर भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि आपकी किस्तें का अमाउंट बढ़ जाए। साथ में आपका जीएसटी भी लगता है। तो जब भी कोई पॉलिसी आप अपने लिए तैयार कराएंगे तो आपको उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और आप जो पॉलिसी में बताया गया था वह चीज़ें अगर आपके बॉन्ड में लिखी हुई मिलती हैं तो आप उस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जब आपको बॉन्ड मिलता है उनको स्टडी करने के बाद आप चेक करें कि जैसा बताया गया था वैसा ही है कि नहीं। तो अन्य 15 दिन के अंदर में आप उस पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं और आप पहली किस्त का दिया गया अमाउंट वापस ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स कुछ न कुछ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की वजह से, हमारे चिंतन की वजह से कई तरह की बीमारियां घर करने की कोई न कोई वजह हो सकती है। इसके लिए टाटा AIA में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। आप उसमें कई तरह की बीमारियों के राइडर ऐड करा सकते हैं और कई तरह के राइडर उसमें ऐड होते हैं, तो उसमें आप उनका लाभ ले सकते हैं। जो भी पॉलिसी आप लेना चाहते हैं उसके सभी बेनिफिट्स को जानें और आपके बजट के अनुसार कौन कौन से राइडर आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आप उनको सजेस्ट करके अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप टाटा AIA से संबंधित किसी भी प्रकार की जीवन पॉलिसी का लाभ लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं वीरेंद्र भारद्वाज, मेरा फ़ोन नंबर है 9215650965। मेरे को व्हाट्सअप करें और अपने बारे में बताएं, मैं आपके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी सजेस्ट करूंगा। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक और आपसे विदा लेते हैं। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। सभी ऑल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। और दोस्तों, आपको इस चैनल पर कई प्रकार की अलग अलग जानकारियाँ मिलती रहेंगी, जैसे कि टाटा AIA से संबंधित अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ के बारे में, और नेटसर्फ एक अपॉर्चुनिटी जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है उसके बारे में, और हेल्थ से संबंधित टिप्स। तो दोस्तों, रखिए अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल। दोबारा फिर मिलते हैं आपसे नई किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।